So hello and welcome to Ed Sarthi. Today we have a very special guest with us, and that is Dikshita Joshi. She has recently scored rank 58 in UPSC UPSC examination. So welcome Dikshita. So how are you feeling right now? Thank you, sir. I'm happy and content that I don't have to write prelims again. So okay, so there is a sight of relief as well, because this year's prelims have been a game changer for many students. Yes, sir. So anyway, so Dikshita, first of all, I would like to ask for my students that what optional you have chosen in your examination. Sir, my optional was sociology, and I had chosen it because I found it very interesting, and it has a very small syllabus. Also, it is doable on my own. So that is okay. So it has been, repeated by many teachers as well as toppers of the previous year that sociology has a very compact syllabus. But yes, given that it also needs certain expertise, बहुत जगह पर ये बोला भी जाता है कि सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी होने चाहिए. So I would like to ask you that what made you choose sociology as your optional subject? Okay. Sir, I did not want to take my engineering subjects. So that was clear that I did not want to take those subjects. So I was looking for what humanities optional that I would like to choose. So I shortlisted a few options like PSIR, philosophy and sociology. और तीनों का मैंने सिलेबस देखा और मुझे सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत ही रिलेटेबल लगा और बहुत यूजफुल लगा. एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस है सोशियोलॉजी का और मुझे लगा कि ये खुद से प्रिपेयर करा जा सकता है. इसके अलावा मैंने टॉपर्स के वीडियोस भी देखे थे कि जिन्होंने सेल्फ प्रिपेयर करा था, तो वो भी मुझे वहां से भी एक थोड़ा सांत्वना थी कि ये खुद तैयार किया जा सकता है. तो इसीलिए सोशियोलॉजी चूज किया था और हो गया. तो इट इज नॉट लाइक यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएशन. सिंस आपने बताया जैसे लाइक यू कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड and now you have, when it comes to optional, you have chosen optional which belongs to the humanities category. So yes, of course, as an aspirant or as a student, I would also consider that बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी होगी शुरुआत में टू मेक और टू क्रिएट द base for sociology. Yes, sir. So what resources you have chosen for making a base, a very strong base, because आप optional पढ़ रहे हो तो आपके concept बहुत clear होने चाहिए कि what is sociology, what is an institution in society. तो आपने कहाँ से मतलब जो है वो शुरुआत करी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? सर स्टार्टिंग में थोड़ी फेमिलियरिटी बिल्ड करने के लिए तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट करा. 11th और 12th की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की वो पढ़ी थी. इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में ही नितिन सांगवान सर की बुक मंगाई थी, तो वो मैं थोड़ा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में करी थी, तभी उसको मैंने थोड़ा देखना स्टार्ट करा था कि क्या होता है. तो वहां से थोड़ा मुझे समझ आना शुरू हो गया था. मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रही थी सोशियोलॉजी, जैसे बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं कॉन्सेप्ट. तो मेरे साथ ये इशू नहीं था. तो फिर मैंने उपेंद्र सर के नोट्स और महापात्रा सर के नोट्स मंगाए, वो पढ़े, और जहाँ पे भी मुझे डिफिकल्टी आती थी वहां पे मैं स्लीपी क्लासेस के लेक्चर्स भी देखती थी, तो वहां से जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी वहां से आ जाती थी. तो ये सब करके फिर उस पे ही कंटेंट बिल्ड करा. तो शारांशु सर के नोट्स भी रेफर करे थे और हॉर्लम्बोस भी रेफर करी थी कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए. तो वहां से पूरा इकट्ठा करके फिर अपने नोट्स बनाए थे. बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हॉर्लम्बोस बुक जो आप बता रहे हो, पहले इसका ऑरेंज एडिशन आता था, ऑरेंज कलर में आती थी, अब ये ब्लू डार्क ब्लू कलर में भी आने लग गई है. तो बहुत से बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन ये वो बुक का साइज देख के डर जाते हैं. बट हमें ये भी पता है कि हमें वो बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी होती, उसमें से कुछ सेक्शंस ही पढ़ने होते हैं, राइट? तो आप इस बात के साथ एग्री करती हैं? यस सर, मैंने तो बहुत ही कम पढ़ा है उस बुक से भी. मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स ही पढ़े हैं उससे. और बट वो हेल्पफुल होती है. हाँ, वो हेल्पफुल होती है. वो आपके आंसर्स को थोड़ा यूनिक बना देती है. अच्छा, तो सिंस यहाँ पर बात सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम कर रहे हैं, सो मुझे आपसे ये भी जानना है कि सिंस बात सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगी यहाँ पर कि हमने सोशियोलॉजी एज एन, आपने नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ी और आपने काफी
फैकल्टीज के नोट्स भी पढ़े। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए ऑप्शनल में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको अब आप पेपर में लिख लेकर आए। सको। तो मतलब आपने जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहाँ पर ये होते हैं कि सपोज मैंने सोशियोलॉजी में पेपर 1 में शुरुआत के 3 टॉपिक पढ़ लिए, तो क्या मुझे आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट करनी चाहिए या पहले मैं थिंकर्स को पढूं, क्योंकि थिंकर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आधा पेपर वही लेकर जाते हैं। या मैं पेपर 1 का सिलेबस पूरा खत्म करूं या पेपर 2 का सिलेबस खत्म करूं फिर मैं आंसर राइटिंग करूं। तो ये काफी डाउट्स जो है वो बच्चों के मन में आते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी और अप्रोच रही विद रिस्पेक्ट टू दिस? फिर आई थिंक इट विल वेरी। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर उसका प्री हो जाता है तो मुझे लगता है एक साइकिल इज नॉट सफिशिएंट कि आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो, उसके नोट्स भी बना लो और उसके आंसर राइटिंग भी कर लो। उसके लिए यू नीड 2 years, उसका उतना टाइम आपको चाहिए होगा। तो क्योंकि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो इससे पहले जब मेंस था उस समय तो मैं आंसर राइटिंग कर ही रही थी, टेस्ट सीरीज मैंने ली थी। बट उससे पहले 2021 में भी मैंने एक बार टेस्ट सीरीज ली थी सोशियोलॉजी की, तो इसका मतलब मेरी 2 बार आंसर राइटिंग हो चुकी थी। तो आई थिंक इतना मिनिमम चाहिए आपको कि आप 2 बार आपने पूरा सिलेबस आंसर्स लिखकर वो टेस्ट कर रखा है, तो ये रहेगा सर। तो इट सिंपली मीन्स कि मतलब मेरा सवाल बस यही था कि जैसे सपोज मैं पेपर 1 खत्म कर देता हूँ, राइट, उसमें हम्म। मैंने सोशल चेंज जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो भी पढ़ लिया, तो हम्म। मतलब मुझे आंसर राइटिंग जो है वो अभी करनी चाहिए या मैं जो पेपर 2 स्टार्ट कर देना चाहिए? सर नहीं, मुझे लगता है कि आपको दोनों पेपर पहले कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि जब जी। आप आंसर्स लिखते हैं तो आप दोनों ही पेपर के उसमें जो टर्म्स हैं या फिर आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों ही पेपर से आप उठा सकते हैं, और दोनों की इंटरलिंकिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑप्शनल पेपर। मुझे लगता है कि सिर्फ पेपर 1 है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 की ही चीजें आप लिख रहे हैं, उसको पेपर 2 के थिंकर्स और पेपर 2 की चीजें भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो हाँ। interlinking is very important. So after you complete your both the papers, you have prepared your notes, then start writing answers, I would suggest. अच्छा, आप यही बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही हमारे पेपर दोनों का पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शनल वाइज हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे Uh, सेक्शनल की एक सेक्शन का हमने प्रिपेयर कर लिया, जैसे आपने देखा टॉपिक 1 2 3 4 हमने पढ़ा, जैसे हम्म। हमने पता है कि 10 यूनिट होती है हमारे पेपर 1 में और 12 13 यूनिट होती है पेपर 2 में। Yes, तो sir. हम उसमें ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को सेक्शनल टेस्ट प्रिपेयर करें जिससे कि वो उन सब चीजों हाँ। में परफेक्शन आए। तो हाँ आपने सर, भी इसी वो कर तरीके की सकते। अप्रोच करी थी? यस सर, जो मेरा पहला मैंने टेस्ट लिखे थे इनिशियली वो सेक्शनल टेस्ट ही थे, 2021 में जो लिखे थे। हाँ, बट तब तक मेरे दोनों के ही नोट्स तैयार हो गए थे, तो वो रिवाइज करना और फिर ही आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे ना। आपने सिर्फ लेक्चर सुना है या एक ही बार आपने हम्म। पढ़ा है, जब तक नोट्स रेडी नहीं है यू कांट रिप्रोड्यूस इट ऑन द पेपर। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर। अच्छा, तो मतलब ये भी रहता है बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि जैसे आपने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो आई बिलीव 2020 से करी थी। 2019। 2019 से आपने प्रिपरेशन, तो आपने सोशियोलॉजी मतलब ये आपने चूज कर लिया बिकॉज आपने बताया कि आपको वो रिलेटेबल और इजी लगा, कॉम्पैक्ट लगा। हम्म। तो मतलब जब आपने डिसाइड करा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई बिलीव आप उस समय पे कॉलेज में भी होंगी, तो यस सर। उस समय पे आपने डिसाइड करा कि चलो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, और उसके बाद आपने कब जो है वो सोशियोलॉजी को छूने की कोशिश करी कि अब मैं ऑप्शनल पढ़ूंगी? सर 2019 में ही मैंने अच्छे से ऑप्शनल को पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले आई वाज गेटिंग फेमिलियर, जैसे मैंने कहा थोड़ा एनसीईआरटीज देख ली थी मैंने कॉलेज में ही। अच्छा। अच्छा, हाँ कि कॉलेज में मैं, ही आपने एनसीईआरटी देख ली थी, हाँ उसके कि मैं एक बाद बार जब? दैट समझ आई शुड गया। बी श्योर कि मुझे यही ऑप्शन लेना है, तो वो ओके। मैंने कंफर्म अपना कॉलेज में ही कर लिया था। बट पढ़ना उसके लिए डेडिकेटेडली आफ्टर आई केम बैक होम 2019 में ही मैंने स्टार्ट करा था। ओके, नाउ एक चीज और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दैट एज कंपेयर टू पेपर 1, पेपर 2 is considered very dynamic as well as where contemporary issues are generally are like अगर मैं मी टू मूवमेंट के बारे में बात करूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, फार्मर्स मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और पोश एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सारी चीजों को अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंज हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? तो पेपर 2 में क्योंकि
इसके लिए ना डेडिकेटेड कंटेंट नहीं है कुछ भी, किसी के कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहीं पे वही जो मैंने कहा कि जो इंटरलिंकिंग है पेपर 1 और पेपर 2 की, दैट वर्क्स। जैसे मी टू मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, उसके लिए सोशल मूवमेंट करके एक टॉपिक है पेपर 1 में। वहां पे हमें अलग अलग थिंकर्स के व्यूज मिल जाते हैं कि वाई सोशल मूवमेंट स्टार्ट, और उसको हम यूज कर सकते हैं पेपर 2 में। तो वही जो इस बार भी शायद न्यू मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आया था, तो मैंने वही करा था कि हाँ, न्यू सोशल मूवमेंट्स का। तो मैंने वही करा था कि पेपर 1 से उठा के उसको वहां पे कोट कर लो, और उसमें एग्जाम्पल्स आप जो कंट्री के एग्जाम्पल्स हैं उनको कोट कर लो। तो ये इंटरलिंकिंग वर्क्स इन दीज क्वेश्चंस। So as far as like interlinking and other things are concerned, मैं ये भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पूछा जा सकता है, जैसे कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लव जिहाद कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इवन सुप्रीम कोर्ट इज नाउअडेज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इश्यूज। एंड तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या द हिंदू का न्यूज़पेपर काफी रहेगा करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे, अगर मतलब मुझे सोशियोलॉजी में भी कुछ लिखना है तो? वैसे बहुत लोग ईपीडब्ल्यू सजेस्ट करते हैं, बट जो इश्यूज, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज समझने में मुझे दिक्कत होती थी, तो उसके लिए मैं शोध गंगा करके एक वो है वेबसाइट है। वहाँ पे सोशियोलॉजी के जो बच्चे डिसर्टेशन करते हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक्स में, उनकी थीसिस वगैरह रहती है। तो वहां से मैं उनका थोड़ा जो लिटरेचर रिव्यू है वो पढ़ लेती थी, थोड़ा टॉपिक को समझने के लिए। तो ये मैं कहूंगी, अगर आप ईपीडब्ल्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं आप ये कर लीजिए। इसके अलावा सर हिंदू का भी अब डेडिकेटेडली एक दिन वो लोग एक सोशियोलॉजी का टॉपिक उठा के उसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा, वीक में एक दिन वो देते हैं शायद, वो भी हेल्पफुल रहेगा। वो उससे भी मेरे काफी कॉन्सेप्ट्स उससे भी क्लियर हुए थे। तो यही दो चीजें मैंने करी थी। और मतलब ये जो हिंदू पढ़ना है, लाइक हिंदू तो हमारे लिए एक वो तो डेली ब्रेकफास्ट की तरह ही है एक यूपीएससी Yes, sir. एस्पिरेंट के लिए। बट जो शोध गंगा है वो थोड़े बच्चों को मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गिवन दैट कि वो आपने बताया कि पीएचडी स्टूडेंट्स अपनी डिसर्टेशन वो लिख रहे हैं, तो मतलब आपने जैसे शोध गंगा को पढ़ा तो उससे आपको कितना फायदा मिला आंसर राइटिंग के अंदर? सर वहां से मुझे थोड़ा लिटरेचर रिव्यू मिल जाता था। बहुत उनकी रिसर्च आपको पूरी नहीं पढ़नी है कि उन्होंने क्या करा है, बस स्टार्टिंग में ही आपको किसी भी डिसर्टेशन के स्टार्टिंग में ही वो लिटरेचर रिव्यू देते हैं। तो वहां से थिंकर्स और किस किस के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, इसको किस इस प्रॉब्लम को कितने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, वो सब आपको वहां से मिल सकता है। और उतना ही काफी होता है आंसर्स के लिए। मैं उतना ही उठाती थी और उसको लेकर उसको ही मैंने कोट भी करा है एग्जाम में। तो मतलब ओवरऑल हेल्पफुल रहा है, बट द यस हिंदू सर। का न्यूज़पेपर भी कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगा ही पेपर 2 यस के सर, लिए। पेपर तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। राइट। तो अब जनरली जैसे हमने काफी चीजों के बारे में आपसे बात करी, एक और बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि एक जब भी कोई एस्पिरेंट आंसर लिखता है पेपर पर, तो वो इवैल्यूएट होता है बाय द एग्जामिनर और बाय द इवैल्यूएटर। तो जब भी वो इवैल्यूएटर आंसर को इवैल्यूएट करने जाएगा तो उसकी एक जनरल एक्सपेक्टेशन क्या रहती है स्टूडेंट से कि आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है? ओके, तो सर मेरा तो ये रहता था कि मैं थोड़ा जो क्वेश्चन जैसे थिंकर पे पूछा गया है, तो आप थोड़ा थिंकर का बैकग्राउंड दे दो। अगर उसने उस इशू में किसी अपनी किताब में लिखा हुआ है, किसी अपने पब्लिकेशन में लिखा हुआ है, वो आप उस पब्लिकेशन को कोट कर दो। उसके बाद बॉडी में मुझे जो इलेबरेट आपको एनालिसिस है या क्रिटिकली एनालाइज है, वो तो आपके जो कीवर्ड दिए हुए हैं, डायरेक्टिव दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप उसको इलेबरेट करोगे। कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड अप्रोच कि उस थिंकर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है उस इशू को पढ़कर या उस इशू पे अपना पर्सपेक्टिव देकर सोशियोलॉजी को कैसे इवॉल्व करने में हेल्प करा है, मैं ये अप्रोच रखती थी कंक्लूजन में। या फिर किसी और थिंकर के साथ उसको कॉन्ट्रास्ट करके वैसे उसको कंक्लूड करती थी। तो ये आई थिंक इट वर्क फॉर मी। सो यही। ये एक तरीके से जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये जो कार्ल मार्क्स के गुरु माने जाते हैं हेगल, तो उनकी भी अप्रोच इसी तरीके से थी आई बिलीव, थीसिस, एंटीथीसिस और उसके बाद एंटीथेसिस सिंथेसिस। तो ये वही अप्रोच है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो आपकी अप्रोच मतलब ये मिडीवल टाइम्स की है ये, राइट?
अच्छा, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि अब जैसे दरखाइम की बुक है या फिर मैक्स वेबर ने कुछ लिखा है, तो क्या उनके ईयर्स और मतलब साइटेशन ऑफ द स्कॉलर्स, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जीएस के पेपर जो हैं उसमें आंसर लिखना इट इज वेरी जनरलाइज फॉर्म, यू हैव टू राइट आंसर। बट अगर हम ऑप्शनल में आंसर लिखते हैं, साइटेशन ऑफ द स्कॉलर or to some extent citation of the publication is very much important, because Yes, then you sir. will not be able to differentiate it, Hmm. right? Conclusion में भी we don't have to conclude in a very generalized manner, we have to make sure कि थोड़ा बहुत हमें इस तरीके से Sociological. दिखाना, sociological perspective से हमें देना है that what was the contribution of the particular social thinker, right? तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं, सिंस आपने ये एग्जाम बहुत मतलब कुछ 2-3 साल आपने इसकी तैयारी करी है, और साथ ही में आपने उतना ही मतलब आपने यहाँ पर आंसर राइटिंग करी है, तो जब आप यहाँ पर आंसर राइटिंग जीएस में करते हो या ऑप्शनल में करते हो, तो इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको क्या नजर आया? सर जीएस सबसे पहला और डिफरेंस तो ये है कि जीएस में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, स्टिल यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद जनरल नॉलेज, और वहां पे आप कुछ ना कुछ लिखा होगे, बट नॉट विद सोशियोलॉजी। जैसे इस बार वो लीला दुबे वाला क्वेश्चन आया था, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, उसमें आप फेक नहीं कर सकते हो और उसमें गलत ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा सर टेक्निकलिटी, जो सोशियोलॉजी में अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो आप बहुत जनरलाइज आंसर नहीं लिखोगे, आप टर्म्स यूज करोगे, प्रोलेटेरियनाइजेशन, और ये टर्म्स आप अगर जीएस में सोसाइटी के क्वेश्चंस लिख रहे हो उसमें आप ये टर्म्स नहीं यूज कर सकते हो कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब नहीं यूज कर सकते हो। तो बिकॉज वो देन एग्जामिनर सोचेगा ये फ्लेक्स हो रहा है, नॉलेज फ्लेक्स। यस सर। तो Okay. वो एक मेजर डिफरेंस है कि इधर आपको टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है और जीएस में नहीं करनी है, वहां पे सिंपल यूसेज लैंग्वेज में ही लिखना है। अच्छा, तो मतलब आपने, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, समटाइम्स दे टेंड टू डू व्हाट कि जो सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं वो इंडियन सोसाइटी के पेपर में वो लिख कर आते हैं। हाँ, वो मेरे साथ भी और होता था स्टार्टिंग में। अच्छा, तो ये फ्लेक्स आपने भी करा है? हाँ हाँ सर, पर वो डांट खाई है फिर उसके लिए, और उसके लिए मार्क्स कटे हैं, तो फिर ठीक करा है इसको। ओके, तो इन जनरल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सोशियोलॉजी का ऑप्शनल पेपर जब आपने दिया यूपीएससी में लास्ट टाइम, जिस पेपर में आपने क्लियर करा एग्जाम, तो उसमें आपने सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था या फिर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे? तो पेपर 1 में तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। पेपर 2 में जो लीला दुबे वाला क्वेश्चन था वो छोड़ दिया था मैंने, वो नहीं करा था, अच्छा। बाकी सारे करे। अच्छा, वो आपके लिए एक बाउंसर क्वेश्चन आया था? यस सर, वो पढ़ा ही नहीं था मैंने तो अच्छा, छोड़ दिया। एनीवे, सो मेरा मतलब आपसे बस एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि लाइक एक स्टूडेंट जो है वो जनरली जब वो सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है, वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं, रादर वो एक सोशियोलॉजी का जो थिंकर होता है, जैसे हम सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसकी तरह मतलब सोसाइटी को देखता है, और वो मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान और बाकी सारी चीजों पे वो डाइवर्ट ज्यादा होता है। यस तो सर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सर नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मिनिमम कंटेंट में मेरा कितना मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिल जाए। तो इसलिए मेरे सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड रहे और मैंने बहुत इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करी। जितना मैं पढ़ती थी, अगर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी उसी से एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट करके वही ऐड कर लेती थी। तो यही करने की कोशिश करो, अगर आपको इस साइकिल से जल्द बाहर आना है तो आप यू डोंट हैव टू बिकम अ स्कॉलर इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप आंसर्स लिख के देख लो, उनको इवेलुएट करवा लो, अगर उतना बेसिक आपका डेवलप हो चुका है उस पर वैल्यू एडिशन करो। इसके अलावा आपको रेफरेंस बुक्स आप रेफर मत करते जाओ। तो यही मैं सजेस्ट करूंगी सर। अच्छा, तो ये जो आप आंसर राइटिंग करते थे, आप किसी अपने आपका कोई सर्कल था यहाँ पर, या फिर आपने किसी मेंटोर से यहाँ पे गाइडेंस ली है? नहीं सर, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। मैं उस टेस्ट सीरीज का नाम भूल गई हूँ, एक्चुअली 2021 में ली थी। तो वो सोशियोलॉजी की ही टेस्ट सीरीज निकालते हैं, तो उनका लिया था, और मेंस के टाइम पे ट्रायम्फ आईएएस का लिया था। तो ओके, यही 2 टेस्ट सीरीज मैंने रेफर करी थी।
अच्छा, मतलब आपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं, रादर जब मेंस आने वाले थे तब आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करा था? यस सर, हाँ। 2021 में आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, सो उस टाइम पे ब्रेक मिल गया था मेरे को, तो मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज कर ली थी उस समय। अच्छा, दैट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट सर, 2 अटेम्प्ट्स नहीं हुए मेरा प्री। अच्छा, नहीं वो तो सबको ही पता है कि दिस जर्नी इज नॉट अ जर्नी ऑफ 1 ईयर, तो इसमें एटलीस्ट ये रहता है कि 2-3 ईयर, जैसे आपने भी बताया कि यू नीड एटलीस्ट 2 साइकिल्स यस सर। to prepare. So I believe our sociology session was very fruitful with you, and thank you for guiding the students. So I believe जो आपने आज एडवाइस दी है वो हजारों बच्चों को एक नई गाइड दिखाएगा, एक नया रास्ता दिखाएगा कि जिस तरीके से आपने आंसर सिंप्लीफाई करा है वो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी पाथ्स को अनब्लॉक कर देगा आज। So बाकी I would like to thank from my side as well. So thank you for joining Thank us you, sir. and guiding us. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Thank you.